बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम क्लास। बेटा, जैसे कि हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में चैप्टर नंबर 4 का स्टार्ट लिया था और उसमें हमने न्यूटन्स के लॉज ऑफ मोशन पढ़े थे, जिसमें से आपने फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन एंड सेकंड लॉ ऑफ मोशन पढ़ लिया था। अब है बेटा लेक्चर नंबर 11, जिसमें हमारे पास है थर्ड लॉ ऑफ मोशन, मास एंड वेट एंड मोमेंटम। तो ये 3 टॉपिक्स हैं हमारे पास विच हैव टू कवर। सबसे पहले बेटा फर्स्ट एंड सेकंड लॉ के बाद न्यूटन का थर्ड लॉ भी है, और वो लॉ क्या है? टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, हर एक्शन का एक इक्वल और ऑपोजिट रिएक्शन होता है। यानी अगर आप किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स अप्लाई करते हैं तो वो भी आपको ऑपोजिट डायरेक्शन में रिएक्शन फोर्स अप्लाई करती है। फॉर एग्जाम्पल, वी वॉक ऑन द ग्राउंड, वी पुश द ग्राउंड बैकवर्ड, एज द रिएक्शन द ग्राउंड पुश अस फॉरवर्ड। ड्यू टू दिस रीजन वी आर एबल टू मूव ऑन द ग्राउंड। कि जब हम एक बॉल ग्राउंड पर वॉक करते हैं तो बेसिकली हम क्या करते हैं, जब अपना एक स्टेप आगे लेते हैं तो हम ग्राउंड को जो है वो पीछे की तरफ बैकवर्ड पुश करते हैं, और ग्राउंड की तरफ से रिएक्शन फोर्स आती है जो कि फॉरवर्ड डायरेक्शन में होती है, जिसकी वजह से हमारे लिए स्टेप आगे लेना और डिस्टेंस को कवर करना पॉसिबल होता है। इसी तरह इफ अ बुक इज प्लेस्ड ऑन द टेबल, इट exerts some force on the table which is equal to the weight of the book. The table as the reaction pushes the book upward. This is the reason that the book is stationary on the table and does not fall down. अब फॉर एग्जाम्पल एक बुक है, वो एक टेबल पे रखी हुई है। अब बुक जो है वो अपने वेट के अकॉर्डिंगली फोर्स टेबल के ऊपर एक्सर्ट करती है। रिटर्न में टेबल भी उसके ऊपर फोर्स एक्सर्ट करती है बुक के वेट के हिसाब से। यही वजह है कि बुक जो है वो टेबल पर कांस्टेंट रहती है अनटिल कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना हो जो कि उनकी एक्शन और रिएक्शन वाली बैलेंस फोर्स को डिसबैलेंस ना करे। जैसे फॉर एग्जांपल, एक सिंपल एग्जांपल अब ये भी ले सकते हैं कि आप एक कार को धक्का लगाते हैं, तो जितनी फोर्स आप कार पे लगाते हैं धक्का लगाने के लिए, उतना ही रिएक्शन कार की तरफ से भी आता है, जो कि आपकी फोर्स के जस्ट ऑपोजिट होता है। यही वजह है कि जब आप कार को धक्का लगा रहे होते हैं तो उसके रिएक्शन आने वाली फोर्स की वजह से जो है वो आपको एनर्जी ज्यादा यूटिलाइज करनी पड़ती है, और आप थोड़ी देर में सांस फूलना शुरू हो जाती है या थकन हो जाती है। तो इन शॉर्ट, हर एक्शन का इक्वल और ऑपोजिट रिएक्शन होता है, और इसको हम इस तरीके से देख सकते हैं कि एफ एक्शन इज इक्वल टू माइनस एफ रिएक्शन। और नेगेटिव साइन इंडिकेट करता है कि रिएक्शन हमेशा ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है। जिस डायरेक्शन में आपने फोर्स लगाई है, रिएक्शन बिल्कुल उसके जस्ट ऑपोजिट होगा। अब इसके बाद बेटा यहां पर लॉज ऑफ मोशन का टॉपिक कवर हो गया है। अब है आपके पास मास और वेट। इनर्शिया की डेफिनेशन मैंने आपको कल बताई थी। इनर्शिया इज द टेंडेंसी ऑफ अ बॉडी टू रेजिस्ट अ चेंज इन इट्स स्टेट। ये इसकी ऑफिशियल डेफिनेशन है। इनर्शिया बेसिकली क्या होता है? क्वांटिटी ऑफ मास इन अ बॉडी, और जितना मास होगा उसी के हिसाब से उसके अंदर एबिलिटी होगी बॉडी के अंदर कि अपनी स्टेट को चेंज करने में वो रेजिस्ट कर सके। ठीक है, तो इनर्शिया बेसिकली कहते हैं किसी भी बॉडी के अंदर वो एबिलिटी जिसमें वो अपनी स्टेट को चेंज करने में रेजिस्ट करे, वो आपकी इनर्शिया कहलाती है। अब आपके पास आता है मास और वेट। मास क्या है? द क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेन इन अ बॉडी इज कॉल्ड मास। देखिए बेटा, एक बॉडी में जितनी भी उसके क्वांटिटी ऑफ मैटर है, फॉर एग्जाम्पल एक ह्यूमन है, उसके हाथ हैं, पाँव हैं, सर है, जो भी उसकी पूरी बॉडी का स्ट्रक्चर है वो उसका क्वांटिटी ऑफ मैटर है, वो कहलाता है उसका मास। जबकि वेट जो है ये डिपेंड करता है ग्रेविटी के ऊपर। इट इज अ फोर्स विथ विच अर्थ अट्रैक्ट टुवर्ड्स इट्स सेंटर इज कॉल्ड वेट। इट डिपेंड्स अपॉन ग्रेविटी। वेट बेसिकली वो फोर्स है जो कि अर्थ किसी भी ऑब्जेक्ट को अपने सेंटर की तरफ अट्रैक्ट करती है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो वो बेसिकली जो है वो उसकी ग्रेविटी है। तो वेट डिपेंड करता है ग्रेविटी के ऊपर। यही वजह है कि मास जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी है जिसका कोई डायरेक्शन नहीं होती। मास हर जगह पर सेम रहता है। अगर आप फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएं तब भी आपका मास सेम रहेगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएं जब भी आपका मास सेम रहेगा।
लेकिन वेट जो है वो डिपेंड करता है ग्रेविटी के ऊपर। तो और उसकी डायरेक्शन जो होती है वो हमेशा सेंटर ऑफ द अर्थ की तरफ होती है। तो इस वजह से वेट जो है वो आपकी वेक्टर क्वांटिटी है। अब देखिए मास हमेशा कांस्टेंट किस तरीके से रहता है। फॉर एग्जांपल इस वक्त आपका वेट है, फॉर एग्जांपल आपका वेट यहाँ पर अर्थ के अंदर आपने अपना वेट किया, आपका वेट आया 60 kg। अब ये जो आपका वेट है 60 kg, ये अर्थ की ग्रेविटी के हिसाब से है, जो कि अर्थ की ग्रेविटी क्या है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जिसको अगर हम राउंड ऑफ करें तो वो आपका 10 बन जाएगी। तो अर्थ की ग्रेविटी फॉर एग्जांपल 10 है, तो आपका वेट क्या आएगा, अभी इस वक्त आ रहा है 60 kg। अगर आप किसी ऐसे प्लेनेट पर मूव करते हैं जिसकी ग्रेविटी अर्थ की ग्रेविटी से डबल है, यानी कि 20 है, अर्थ की ग्रेविटी ना 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, आपने किसी ऐसे प्लेनेट पर मूव किया जिसकी ग्रेविटी अर्थ की ग्रेविटी से डबल है, यानी कि 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। तो ऐसे केस में अगर आप वहां पर वेट मशीन पे अपना वेट मेजर करें तो आपको वो वेट जो है वो ज्यादा फील होगा, और ज्यादा नोट वेट की वैल्यू ज्यादा आएगी, डबल हो जाएगी। 20 आपका वेट 60 kg के बजाय 120 kg जो है वो रिप्रेजेंट हो रहा होगा। तो वेट इसी वजह से एक फिक्स क्वांटिटी नहीं होती, इट जस्ट डिपेंड अपॉन ग्रेविटी। जमीन पर हमें अपना वेट हर जगह पर सेम ही नजर आता है। आप किसी भी शहर में जाकर अपना वेट कर लें, किसी भी एरिया में जाकर अपना वेट कर लें, आपको वेट सेम ही मिलेगा। उसकी वजह यह है कि जमीन पर ग्रेविटी चारों तरफ सेम है, 9 जो उसकी अपनी वैल्यू है। लेकिन अगर आप किसी प्लेनेट पर मूव करते हैं तो आपको अपना वेट डेफिनेटली जो है वो इंक्रीज या डिक्रीज मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल आप मून पर जाते हैं, चांद पर जाएं, आपने वीडियोस देखी होंगी, मूवीज में देखा होगा, जब स्पेस में जाते हैं एरोनॉट्स तो वो हवा में फ्लोट कर रहे होते हैं, जस्ट लाइक पेपर। जिस तरह एक पेपर हवा में फ्लोट करता है, वो इजिली उसी तरीके से हवा में फ्लोट कर रहे होते हैं, नो मैटर कि वो कितने हैवी हैं। क्यों? क्योंकि जो है वो स्पेस में मून पर ग्रेविटी मौजूद नहीं है। अब जब ग्रेविटी ही मौजूद नहीं होती तो उनका वेट क्या हो जाता है, जीरो। वेट फील ही नहीं होता, जिसकी वजह से बॉडी इजिली जो है वो हवा में स्पेस में फ्लोट करती है। लेकिन उनके मास पर फर्क नहीं पड़ता। अगर कोई एरोनॉट चांद पर जाता है या किसी दूसरे प्लेनेट पर जाता है जहां पर ग्रेविटी जीरो भी है, तब भी उसके हाथ दो ही रहेंगे, उसके लेग्स जो हैं वो दो ही रहेंगी, उसका जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल वैसा ही रहेगा, क्योंकि मास चेंज नहीं होता। मास इज अ फिक्स क्वांटिटी। तो ये बेसिक डिफरेंस है मास और वेट के अंदर। मास के फॉर्मूले को हम रिप्रेजेंट करते हैं F इज इक्वल टू एम ए, और इसमें अगर हम फॉर्मूला कन्वर्जन करें तो ए यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, ऑपोजिट साइड जाएगा डिवाइड हो जाएगा, एम इज इक्वल टू एफ अपॉन ए हो जाएगा। मास का यूनिट एमकेएस सिस्टम के अंदर किलोग्राम है, जबकि वेट का फॉर्मूला है डब्ल्यू इज इक्वल टू एम जी, जो कि ग्रेविटी और मास का प्रोडक्ट है। और द यूनिट ऑफ वेट इन एमकेएस सिस्टम इज न्यूटन एन, और वेट का जो यूनिट है वो आपका एन है। अब आपके एग्जाम में डिफरेंसेस आते हैं मास और वेट के दरमियान में। सबसे पहले मास, द क्वांटिटी ऑफ मैटर प्रेजेंट इन अ बॉडी इज कॉल्ड मास, कि हमारी बॉडी में जितना भी क्वांटिटी ऑफ मैटर है वो आपका मास है। द मास ऑफ अ बॉडी रिमेन कांस्टेंट एवरीवेयर एंड डज नॉट चेंज बाय चेंज इन एल्टीट्यूड। आपकी बॉडी का मास हर जगह पर सेम रहता है, और इसका ताल्लुक एल्टीट्यूड से नहीं होता कि आप ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो आपका मास चेंज हो जाएगा, या नीचे की तरफ जा रहे हैं तो आपका मास चेंज हो जाएगा। आपका मास हर जगह पर कांस्टेंट रहेगा। मास ऑफ अ बॉडी पोजेसेस नो डायरेक्शन, सो इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। अब मास किसी डायरेक्शन में नहीं होता, तो इस वजह से ये स्केलर क्वांटिटी है। और मास को हम फिजिकल बैलेंस के जरिए डिटरमाइन कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। वेट आपका, द फोर्स विच विथ विच द अर्थ अट्रैक्ट अ बॉडी टुवर्ड्स इट्स सेंटर इज कॉल्ड वेट ऑफ द बॉडी। वो फोर्स जिसमें अर्थ किसी भी बॉडी को उसके सेंटर की तरफ से अट्रैक्ट करती है तो वो उसकी वेट ऑफ द बॉडी कहलाती है। वेट ऑफ द बॉडी आपका कांस्टेंट नहीं होता, ये एल्टीट्यूड पे डिपेंड करता है। अच्छा देखिए बेटा, वेट में एक और फैक्ट आपने नोट किया होगा कि सीढ़ियां उतरना आसान होता है और सीढ़ियां चढ़ना मुश्किल होता है। अगर कोई आपको 5 फ्लोर या 7 फ्लोर 10 फ्लोर उतरने को बोले तो इस एज में आप इजिली उसको उतर सकते हैं। बट अगर आपको वही 10 फ्लोर ऊपर चढ़ना हो, सीढ़ियां चढ़नी हो, 5 फ्लोर सीढ़ियां ऊपर चढ़नी हो, तो उसमें सांस फूलती है, थकन होती है, और हर एक को होती है। उसकी वजह क्या है? क्योंकि हम ग्रेविटी के अगेंस्ट काम कर रहे होते हैं, और जब हम ग्रेविटी के अगेंस्ट काम कर रहे होते हैं
क्योंकि हम ऊपर चढ़ रहे हैं, ग्रेविटी हमें नीचे की तरफ खींच रही है और हम जो है वो अपनी बॉडी को ऊपर की तरफ पुश कर रहे हैं। तो इस वजह से हमें अपना वेट ज्यादा फील होता है। अगर आपने अपने शोल्डर पे कोई बैग टांगा हुआ है या अपने हाथ में कोई सामान उठाया हुआ है और आप सीढ़ियां चढ़ रहे हैं, तो आपको डबल थकन होगी, आपकी सांस जो है वो नॉर्मल से ज्यादा फूलेगी, क्योंकि जो ऑब्जेक्ट आपने अपने कंधे पे रखा हुआ है या अपने हाथों में उठाया हुआ है उसका वेट भी डबल हो जाएगा, आपको फोर्स ज्यादा लगानी पड़ेगी। तो यही वजह है कि वेट चेंज बाय एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड के हिसाब से चेंज होता है वेट। वेट ऑफ द बॉडी हैज अ डायरेक्शन टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ, जैसे बताया था कि वेट की डायरेक्शन सेंटर ऑफ द अर्थ के हिसाब से होती है। सो वेट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। और हम वेट को मेजर किस तरीके से करते हैं? वेट कैन बी डिटरमाइंड बाय ओनली अ स्प्रिंग बैलेंस, स्प्रिंग बैलेंस के थ्रू जो है वो वेट आपका मेजर होता है। अब इसके बाद बेटा जब आपका मास और वेट का टॉपिक कवर हो गया, क्योंकि छोटे छोटे टॉपिक्स हैं आज के लेक्चर में, तो उसके बाद आपके पास आता है मोमेंटम। द क्वांटिटी और क्वालिटी ऑफ मोशन इज कॉल्ड मोमेंटम एंड इट इज डिनोटेड बाय पी। या दूसरी डेफिनेशन, मोमेंटम इज अ डॉट प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। देखें बेटा, किसी भी मोशन मोशन की क्वांटिटी या क्वालिटी जो होती है वो मोमेंटम कहलाती है, या हम ये भी कह सकते हैं कि मास और वेलोसिटी का जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो मोमेंटम होता है। यानी एक ऑब्जेक्ट का कितना मास है और अपने मास के हिसाब से उसने कितनी वेलोसिटी अटेन की हुई है, तो ये चीज उसकी क्या कहलाएगी? मोमेंटम कहलाएगा। ये उस ऑब्जेक्ट का मोमेंटम कहलाएगा। तो यहां पर आपके पास इसका फॉर्मूला है P इज इक्वल टू एम वी, वेयर P इज द मोमेंटम, P मोमेंटम का सिंबल P है, m आपके पास मास है और v आपकी वेलोसिटी है। अब बेटा आपके पास एक डेरिवेशन आती है ड्राइव करने को, कि डेरिवेशन की तरह ही है, जो कि है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। और वो बेसिकली लॉ क्या है? द टोटल मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम बिफोर एंड आफ्टर कोलिशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विल ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट। ये बोलना है कि अगर कोई एक आइसोलेटेड सिस्टम है, आइसोलेटेड सिस्टम किसको कहते हैं? ऐसा सिस्टम जिसमें कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना हो, ऐसा सिस्टम आपका आइसोलेटेड सिस्टम कहलाता है, जो कि अपनी नेचुरल फोर्स के साथ मूव कर रहा है, उसके ऊपर कोई दूसरी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं हो रही, ऐसा सिस्टम आपका आइसोलेटेड सिस्टम है। तो किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम का टोटल मोमेंटम बिफोर एंड आफ्टर कोलिशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट हमेशा सेम रहता है। यानी कि यहां पर वो आपको ये बोलना है कि ये फॉर एग्जांपल दो बॉल्स हैं, ये दो बॉल्स आपस में फॉरवर्ड डायरेक्शन में रोल हो रही हैं, ठीक है? ये बॉल ए है, ये बॉल बी है, ये दोनों बॉल्स आपस में आगे की डायरेक्शन में मूव कर रही हैं। एट सम पॉइंट ये दोनों बॉल किसी वजह से एक दूसरे से टकरा गई, ठीक है, इनमें कोलिशन हो गया, ये दोनों बॉल्स आपस में एक दूसरे से टकरा गई। कोलाइशन होने के बाद जब वो दोबारा मूव करना शुरू करेंगी, तो दोबारा मूव करते वक्त भी इनकी स्पीड में कोई फर्क नहीं आएगा। जिस वेलोसिटी के साथ वो पहले मूव कर रही थी, टकराव होने के बाद भी वो उसी वेलोसिटी के साथ मूव करती रहेंगी। तो बिफोर कोलाइशन एंड आफ्टर कोलाइशन उनकी वेलोसिटी सेम रहेगी, और ये आपको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कहता है। बट उसमें केस क्या है कि आपका सिस्टम आइसोलेटेड होना चाहिए, कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं होनी चाहिए। यानी ये बॉल्स मूव करते हुए अपने नेचुरल मोमेंटम के साथ टकराएं। ऐसा नहीं हो कि आप एक बॉल को ज्यादा जोर से हिट कर दें और वो जाकर दूसरी बॉल से टकरा रही है, तो फिर तो डेफिनेटली उनकी वेलोसिटी में चेंज आएगा, क्योंकि आपने एक्सटर्नल फोर्स उनके ऊपर अप्लाई करी है। अगर उनके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं होती है और वो आइसोलेटली मूव करती हैं, तो इन दैट केस उनका टोटल मोमेंटम बिफोर एंड आफ्टर कोलिशन सेम रहेगा। सो यहां पर इसकी एग्जांपल या डेरिवेशन कह लें आप इसको, ये इसी तरीके से होगी। कंसीडर टू बॉडीज ए एंड बी ऑफ मास m1 एंड m2, दो बॉडीज हैं जिनका मास m1 और m2 है, मूविंग इन द सेम डायरेक्शन विथ वेलोसिटी u1 एंड u2। और वो सेम डायरेक्शन में मूव कर रही हैं जिनकी वेलोसिटी u1 और u2 है। u1 है आपकी इनिशियल वेलोसिटी और u2 है आपकी फाइनल वेलोसिटी, सॉरी, u1 है आपकी इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बॉल ए
एंड u2 है आपकी इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बॉल b। जैसे हम चैप्टर 3 में इनिशियल वेलोसिटी के साथ vi लगाते थे, इसी तरह यहां पर इनिशियल वेलोसिटी को u1 और u2 से रिप्रेजेंट किया है, सच दैट द u1 इज ग्रेटर देन u2। अब देखें, बॉल ए की इनिशियल वेलोसिटी बॉल बी की इनिशियल वेलोसिटी से थोड़ी सी ज्यादा है, यानी कि बॉल ए थोड़ा सा ज्यादा तेज मूव कर रही है। जाहिर सी बात है, कोई एक बॉल ज्यादा तेज मूव करेगी तभी तो दूसरी बॉल से टकराएगी। सो इसकी वेलोसिटी फॉर एग्जांपल 10 मीटर पर सेकंड है, इसकी वेलोसिटी फॉर एग्जांपल 7 मीटर पर सेकंड है, तो इसकी वजह से ये थोड़ा सा ज्यादा तेज मूव कर रही है, तो एट सम पॉइंट ये बॉल बी के साथ टकराव करेगी। सो u1 is greater than u2. Suppose the ball acquire velocity v1 and v2 respectively after collision. तो कोलाइशन होने के बाद इन्होंने जो वेलोसिटी एक्वायर करी वो उनकी फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी, और फाइनल वेलोसिटी उनकी बॉल ए की हो जाएगी v1 और बॉल बी की हो जाएगी v2। लेकिन आफ्टर कोलाइशन भी बॉल ए की जो इनिशियल वेलोसिटी थी 10 मीटर पर सेकंड, आफ्टर कोलाइशन भी बॉल ए की इनिशियल वेलोसिटी 10 ही रहेगी, फाइनल वेलोसिटी सॉरी 10 ही रहेगी। इसी तरह बॉल बी की इनिशियल वेलोसिटी बिफोर कोलाइशन क्या थी, 7 मीटर पर सेकंड, तो आफ्टर कोलाइशन बॉल बी की फाइनल वेलोसिटी भी आपकी 7 मीटर पर सेकंड ही रहेगी। सो मोमेंटम ऑफ द सिस्टम बिफोर कोलाइशन अगर हम कैलकुलेट करें, मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, mv। अब v यहां पर u से रिप्रेजेंट हो रहा है बिफोर कोलाइशन, सो आपका हो जाएगा m1u1 प्लस m2u2, क्योंकि दो किस्म के मोमेंटम है, एक बॉल ए का मोमेंटम, दूसरा बॉल बी का मोमेंटम। इसी तरह मोमेंटम ऑफ द सिस्टम आफ्टर कोलाइशन, कोलाइशन के बाद अगर इसका मोमेंटम देखें तो मोमेंटम क्या होगा, m1v1 प्लस m2v2, क्योंकि एक बॉल ए का मोमेंटम जो कि मास इनटू वेलोसिटी होता है, तो बॉल ए के लिए हम m1 और m2 का रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इसी तरह बॉल बी का मोमेंटम जो कि मास इनटू वेलोसिटी होगा, तो उसको हम m2v2 रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम बिफोर कोलाइशन, कोलाइशन होने से अब जो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लॉ आपको क्या बोल रहा है कि टोटल मोमेंटम बिफोर कोलाइशन एंड आफ्टर कोलाइशन सेम रहता है। देयरफॉर m1u1 प्लस m2u2 बराबर हो जाएगा m1v1 प्लस m2v2। यानी आपने बिफोर कोलिशन की जगह पर ये वाली वैल्यू रख दी m1u1 प्लस m2u2, इसी तरह आफ्टर कोलिशन की जगह पर आपने ये वाली वैल्यू रख दी m1v1 प्लस m2v2। तो इस तरीके से आपके ये चीज प्रूव हो जाएगी कि लॉ ऑफ के बिफोर कोलिशन और आफ्टर कोलिशन ये आपकी मोमेंटम सेम है। तो बेटा यहां तक का टॉपिक था आज के, और इसमें जो है आपको जब आप ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लिख रहे होंगे तो आपको ये डायग्राम्स भी साथ में बनानी है, और एग्जैक्टली इसी तरीके से बनानी है, बिफोर कोलिशन, आफ्टर कोलिशन एंड आफ्टर कोलिशन। इसके अलावा अगर कोई इशू हो किसी भी टॉपिक में रिगार्डिंग तो आप जो है वो डिस्कस कर सकते हैं। टेक केयर योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज।